गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बहुत दिनों बाद आज हम केमिस्ट्री का फिर से लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि नीट की जो एग्ज़ाम है जो 26 जुलाई को होने वाला था, अब वो 13 सितंबर को है। ये बात पर मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर आपको समझा के दिया था 18 मिनट का कि ये इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए और आप सब लोग 95% स्टूडेंट में आते हैं जिन्हें इस समय का फ़ायदा ही होने वाला है, नुकसान नहीं। तो आई होप सो कि आप ये सब बातें अच्छे तरीके से समझे होंगे। और मैंने जानबूझ के 3-4 दिन केमिस्ट्री के लेक्चर को ऑफ रखा था, ठीक है। अभी आपके 2-3 दिन से बायोलॉजी, फिर इमरान खान सर का केमिस्ट्री, फिर आज से मेरा केमिस्ट्री, और फिर कल से रेगुलर हम केमिस्ट्री मेरा और सवेरे मॉर्निंग की बैच में पांडे सर का लेक्चर रखेंगे, और दोपहर की जो बैच है इसमें केमिस्ट्री के साथ साथ हम लेक्चर रखेंगे खोटरे सर का और हरनीत सर के, इनके लेक्चर आपके लिए लाएंगे। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है मैं सॉल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करूंगा। और अब मैं आपको पहले ही एडवांस में बता दिया करूंगा कि हम 2 दिन कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो अब बेहतर होगा आप भी उस टॉपिक को मेरे साथ साथ पढ़िए। वैसे भी आपके जो टेस्ट सीरीज अभी शुरू हो रही है 10 जुलाई, कल से आपका पहला पेपर स्टार्ट हो रहा है। जो आपका पहला पेपर है केमिस्ट्री का, उसमें 4 टॉपिक है। मोल कंसेप्ट है, सॉल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, थर्मोडायनामिक्स है और केमिकल काइनेटिक्स है। तो जिसमें से थर्मोडायनामिक्स और केमिकल काइनेटिक्स ये ऑलरेडी हमने लाइव जो ऑनलाइन रिवीजन बैच हमारा चल रहा है ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन, इसमें मैंने ऑलरेडी इनको कंप्लीट किया और इस पर 40-40, 50-50 क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए थे। अभी मैं सॉल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पर डिस्कशन करूंगा और कल मैं सॉल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन लूंगा, जो शायद से कल आपके शाम के टेस्ट में काम में है। आपका जो कल का टेस्ट का टाइम रहेगा वो शाम में 5 से 8 रहेगा, जैसे पहले था। और अभी हमने एक चेंज किया है जो मैं आप सभी बच्चों को बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने 18 मिनट के उस दिन जो स्पीच दिया था आपको, उसमें समझाया था कि हम चैप्टर वाइज पेपर लेंगे, जैसे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लेंगे। बट फिर हमने थोड़ा बाकी डिस्कशन करे तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट ऑलरेडी हम आपके पिछले 2-2.5 महीने से ले रहे थे। जैसे लॉकडाउन में हम आपकी टेस्ट सीरीज 26 जुलाई के लिए जो प्रिपेयर करा रहे थे, तो सब्जेक्ट वाइज पेपर आपका हम ऑलरेडी ले रहे थे। तो आपका माइन्यूट प्रिपरेशन ऑलरेडी हो चुका है। अब हम जाएंगे, हम नंबर ऑफ जो डेज है गैप बढ़ा देंगे। 1 दिन के बजाय हम 3 दिन का गैप कर रहे हैं और आपको पेपर पीसीबी के देना है, तो आपको हर एक पेपर पीसीबी का देना है। मैं टेस्ट सीरीज के बारे में शॉर्ट में समझा देता हूँ 2 मिनट के अंदर। आपको टोटल सब्जेक्ट जो है केमिस्ट्री के 8 ग्रुप बनाए गए, फिजिक्स के 8 ग्रुप बनाए गए और बायोलॉजी के 8 ग्रुप बनाए गए। तो हर ग्रुप में से एक टेस्ट रहेंगी पहली टेस्ट के अंदर। 10 जुलाई को जो टेस्ट है आपका, तो केमिस्ट्री का एक ग्रुप है, फिजिक्स का एक ग्रुप है और बायोलॉजी का एक ग्रुप है, ठीक है, आइदर बॉटनी और जूलॉजी। अब भी जो 3 हम जो ग्रुप के पेपर ले रहे हैं, एक ग्रुप में एक सब्जेक्ट के 3 से 4 चैप्टर रहेंगे डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ टॉपिक। तो इट मीन्स दैट आपको एक टेस्ट में बच्चों कितने चैप्टर प्रिपेयर करना होगा? 10 से 12 चैप्टर प्रिपेयर करना है। जैसे अगर मैं केमिस्ट्री की कल के टेस्ट की बात करूँ तो 4 चैप्टर है, ऐसे फिजिक्स में 3-4 चैप्टर है और बॉटनी या जूलॉजी की भी 3-4 चैप्टर रहेंगे। तो 12 चैप्टर आपको प्रिपेयर करना है। और टेस्ट का टाइम टेबल ऑलरेडी आपको 6 जुलाई को पेरेंट ग्रुप में डाला गया था। तो 4 दिन पहले आपको पता है कि 10 जुलाई को पेपर कौन सा है। और इस बार हम आपको वीकली टेस्ट टाइम टेबल ना देके पूरा कंप्लीट थॉरली जो टेस्ट सीरीज का टाइम टेबल वो आपके पेरेंट ग्रुप में डाला गया है, ठीक है। आप वहाँ से उसको एक प्रिंट आउट लेके आपके स्टडी रूम में लगा सकते हैं, ठीक है ना। पूरा टाइम टेबल लगा दो, आपको पता रहेगा 10 है, फिर बाद में 11, 12, 13 जुलाई का गैप है, 14 जुलाई को अगला पेपर है। तो उसमें और आपको 10-12 चैप्टर प्रिपेयर करना है। तो इतना समय आपको मिल रहा है कि अगर मैं एवरेजली 4 दिन में 12 चैप्टर की बात करता हूँ तो आपको 1 दिन में 3 चैप्टर प्रिपेयर करना है। ये ऑलरेडी वो चैप्टर्स है जिन पे रिसेंटली आपकी 2-2.5 महीने में ऑनलाइन टेस्ट हुई है। शुरुआत में लॉकडाउन में बच्चों को टेस्ट देने का प्रमाण थोड़ा कम था। अब ये टेस्ट से आप फाइनल प्रिपरेशन करो। और मुझे जहाँ तक क्या ऐसा लगता है कि वाटर में भी तो कंडीशन जो भी आगे कंडीशन होगी, गवर्नमेंट शायद 13 सितंबर के पेपर को डिले ना करे। तो अब आपके दिमाग से ये घटिया जो ख्यालात आ रहे होंगे और पेपर पोस्टपोन होगा, फिर अभी से क्यों पढ़ना, आप आपका नुकसान कर लेंगे, आपका समय चले जाएगा और कोई और बच्चे आगे निकल जाएंगे। आपने 2-2.5 साल मेहनत करे, 2-2.5 महीने और मेहनत कर लो, फायदे में रहेंगे आप, ठीक है। तो ये जो मेरा मेन मैसेज था कि आप 13 सितंबर को फाइनल समझ के चलो, इंशाल्लाह नीट रहेंगी उस दिन। और अभी टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करो। ये जो टेस्ट के टॉपिक रहेंगे यही मैं रिवीजन के अंदर लेने की कोशिश करूंगा, यही हम अदर सर को लेने के लिए बोलेंगे। आप इन्हीं चैप्टर पे जो 3-4 चैप्टर्स है इन्हीं पे रैंडम क्वेश्चन निकाल के प्रैक्टिस करो। तो आज तो मैं सॉल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रिवाइज करा देता हूँ, पर मेरा अगला टास्क ये रहेगा कि जो टेस्ट के टॉपिक रहेंगे 3-4 टॉपिक, उन पे मैं हर दिन 20-20, 30-30 क्वेश्चन लूंगा
15 से 30 क्वेश्चन हम कवर करेंगे, तो 3-4 दिन के अंदर मैं आपके 50-60 क्वेश्चन सॉल्व करा पाऊंगा जो टेस्ट से रिलेटेड रहेंगे। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी काम करने की। आज का लेक्चर मेरा मेन आपको सोल्यूशन के साथ साथ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना था कि अपनी अगली प्लानिंग क्या रहेगी। तो केमिस्ट्री में समझ में आ गया आपको, सेम फिजिक्स के अंदर मैं ओम सर को, अरविंद सर को ऐसे ही करने लगूंगा, और बायोलॉजी के अंदर भी सेम आपके लिए पांडे सर ऑलरेडी एनसीईआरटी का बहुत अच्छे तरीके से सवेरे 7 से 8 का लेक्चर ले रहे थे। मोर देन 100 स्टूडेंट सवेरे 7 से 8 के बैच कर रहे थे लाइव अटेंड, जो हमको दिखता है लाइव व्यूज़ के अंदर। अभी उनका बैच दोपहर में डाला गया था, कल से उनका बैच वापस से सवेरे रहेगा, ठीक है। तो आप ये करो कि लाइव स्ट्रीमिंग के वक्त ही लेक्चर देखो, बाद में लिंक वगैरह देखते मत बैठो। और मैं एक और आपको बात बताना चाहूँगा कि अभी ये वेबसाइट पर भी आप लेक्चर देख सकते हैं। जो बच्चे अपने क्लास के हैं उनको यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा, 2 तरह के उनके पास में ऑप्शंस रहेंगे। आइदर वो यूट्यूब पर जो लिंक मिल रही है आपको पेरेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप में, वहाँ से लेक्चर देख सकते हैं, जिसकी क्वालिटी की एक लिमिटेशन है यूट्यूब का, जो हायर क्वालिटी जो दिखाने का जो वीडियो मोड है वो 480 तक के है। 480 तक की आप वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पर, जो मोबाइल की लिमिट है अपर लिमिट। बट अगर वेबसाइट पे वीडियो देखेंगे तो 720 तक की आप वीडियो देख सकते हैं, जिसमें और अच्छी क्वालिटी में आप लेक्चर देख पाएंगे। तो जो बच्चे अपने क्लास के हैं उनको हम यूजर आईडी पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे ताकि वेबसाइट पे जाके वो अपने लेक्चर देख सके। 2 ऑप्शन आपके लिए मिलेंगे। वैसे सारे लेक्चर पब्लिकली आपके लिए अवेलेबल है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ से आगे एक लेक्चर का आपको देना नहीं है। और टेस्ट सीरीज जो कल से शुरू हो रही है 10 जुलाई को, उसको ईमानदारी से दो, अदर कोई टेस्ट मत दो, क्योंकि ये जो मैंने टेस्ट सीरीज आपके लिए बनाया 8 टेस्ट है, 8 टेस्ट में आपको पूरे सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना। और हर एक टेस्ट के अंदर, क्योंकि मैंने कुछ बच्चों से भी सजेशन मांगा था इसके लिए कि उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि टेस्ट अभी सब्जेक्ट वाइज लेना चाहिए या 3 दिन सब्जेक्ट मिला के साथ में लेना चाहिए। तो बहुत सारे बच्चों का रिकमेंडेशन आया था कि उनको सब्जेक्ट वाइज अभी टेस्ट देना है, क्योंकि 720 के हिसाब से उनके दिमाग में एक सिनेरियो चलेगा कि हमारा स्कोर 500 आ रहा, 550 आ रहा। तो मेरी लास्ट टाइम अपील है सभी बच्चों से कि प्लीज़ वो टेस्ट को सीरियसली दो। अदर कोई भी टेस्ट सीरीज अपने लगाएंगे वो बंद कर दो। ये जो टेस्ट हम ले रहे हैं ये इस तरीके से प्लान किया कि मैं आपको टेस्ट का कंसेप्ट बताता हूँ। 8 ग्रुप टेस्ट है, पहले 4 ग्रुप टेस्ट जो है फिर पीसीबी के रहेंगे, उसके बाद में 5वां जो पेपर रहेगा इन चारों का कंबाइंड रहेगा, मीन्स 5वां पेपर आपका हाफ पोर्शन रहेगा। फिर बाद में और अगले 4 ग्रुप रहेंगे रिमेनिंग हाफ पोर्शन पे, और उसके बाद जो 10वां पेपर रहेगा वो अगले 4 का कंबाइंड रहेगा। मीन्स शुरुआत के 10 पेपर में आपकी जम के प्रैक्टिस होने वाली है पीसीबी ग्रुप की। पूरे तीनों भी सब्जेक्ट आपको एक साथ डील करना है जैसे नीट के पेपर में रहेंगे। इसके बाद जब 10 पेपर हमारे हो जाएंगे तो हम 4-4 दिन आपको एक्स्ट्रा गैप देंगे ताकि आप इंडिविजुअली एक सब्जेक्ट का फुल पोर्शन दे सके। समझ में आ रहा है आपको? एक सब्जेक्ट का जैसे 10 पेपर हो जाएंगे तो एक फुल पोर्शन पेपर आएगा बायोलॉजी का, 4 दिन मिलेंगे। आप वापस से आपका जो भी कुछ छूट गया होगा पॉइंट को सब्जेक्ट वाइज पूरा फोकस कर लो। 4 दिन केमिस्ट्री के लिए, 4 दिन फिजिक्स के लिए, और उसके अगले 4 दिन बाद से आपका पीसीबी के 10 फुल पोर्शन पेपर स्टार्ट होंगे जो ज़बरदस्त तरीके से आपको आपके मंजिल तक पहुँचाएंगे। तो ये प्लानिंग है टेस्ट सीरीज की, इतनी अच्छी टेस्ट सीरीज है। अगर आपको क्वेश्चन में कम ज़्यादा लग रहा है, कभी कभी कोई एक आधा पेपर हार्ड आ जाता हो या कोई पेपर में लेवल थोड़ी अगर आपको ऐसा लगे कि थोड़ी सी कम लग रही पेपर की, तो आप मुझे इमीडिएटली स्टूडेंट केयर नंबर पे इन्फॉर्म कीजिए, हम आपके लिए बहुत अच्छे टेस्ट अरेंज करेंगे। अगर आपको किसी सर से बात करना है तो आप स्टूडेंट केयर नंबर पे बोलिए, मैसेज ना करके डायरेक्ट कॉल कीजिए। मैं आपको सर से जो स्टूडेंट केयर नंबर हैंडल कर रहे हैं साधना मैम, वो आपके उनसे बात कराएंगे, नवेद सर आपकी बात करेंगे। आप भी थोड़ा अप्रोच करो क्योंकि हमको ऑलरेडी 800 से 1000 बच्चों को देखना है, ठीक है। तो आई होप सो कि आप मेरी बातें स्टूडेंट के लिए समझ गए होंगे। मैं आता हूँ सोल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे। सोल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में मैं सबसे पहले जो आर्टिकल आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, कुछ हम आज इंपॉर्टेंट फार्मूले देखेंगे बच्चों। जैसे देखो 2 फार्मूले मैंने आपके लिए लाया हूँ, ठीक है। ओके, तो बच्चों पहला फार्मूला जो आपके लिए है वो है, ये दोनों फार्मूले में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, करना क्या है। सॉल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ये ऐसा टॉपिक है जो हर बच्चे का अच्छे से पढ़े हुआ है, तो इसलिए मैं इसमें के बहुत ही कम बट काम के कन्फ्यूजन वाले पॉइंट बताऊंगा जिसका मैं काम पढ़ने वाला है, और कल तो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो समरी आपको बताया, सॉल्यूशंस और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 2 टॉपिक है। सॉल्यूशंस के अंदर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आते हैं कि बाइनरी सॉल्यूशन के 9 टाइप्स है। वैसे किसी सॉल्यूशन के अगर टाइप्स हमको आइडेंटिफाई करना हो तो 3n ये फार्मूला लगा जाता है। इस फार्मूले से आप टाइप ऑफ सॉल्यूशन पता कर पाते हैं। जैसे बाइनरी सॉल्यूशन में ये जो n होता है, इट मीन्स दैट टोटल कितने कंपोनेंट वहाँ पे रहेंगे। जैसे अगर बाइनरी सॉल्यूशन में
टोटल 2 कंपोनेंट है, तो अगर टोटल 2 कंपोनेंट है तो 3^2 दैट इज इक्वल टू 9। टर्नरी सॉल्यूशन की बात करते हैं जिसमें 2 सोल्यूट और 1 सॉल्वेंट हो तो 3^3 दैट इज इक्वल टू 27। अगर क्वार्टरनरी सॉल्यूशन की बात करते हैं तो क्वार्टरनरी सॉल्यूशन में देयर आर टोटल 4 कंपोनेंट, तो 3^4 दैट इज इक्वल टू 81। ये एकदम बच्चे वाला क्वेश्चन है जो मैंने आपको रेगुलर सिलेबस में समझा के दिया था। फिर सॉल्यूशन के अंदर हमने देखे थे कि बाइनरी सॉल्यूशन के 9 टाइप्स है, जिसमें पहला कॉलम सोल्यूट का ध्यान में रखना था, दूसरा कॉलम सॉल्वेंट का ध्यान में रखना था। सोल्यूट के अंदर जो आपको ध्यान में रखना है गैस, लिक्विड, सॉलिड, और सॉल्वेंट में गैस गैस गैस, फिर सोल्यूट में गैस, लिक्विड, सॉलिड, देन लिक्विड 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 सॉल्वेंट के अंदर, और फिर सोल्यूट में गैस, लिक्विड, सॉलिड, और सॉल्वेंट में सॉलिड सॉलिड सॉलिड। तो इस तरह से ये बच्चे हो गए 9 टाइप्स के बाइनरी सॉल्यूशन। इसमें से जो पहले 2 सॉल्यूशन थे, 3 में से जो 2 थे दैट लिक्विड इन गैस एंड सॉलिड इन गैस, ये सॉल्यूशन की एक बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड होमोजीनियसिटी। बिकॉज ऑफ दैट रिक्वायरमेंट ये फुलफिल नहीं कर रहे, मीन्स अगर सोल्यूट लिक्विड हो और सॉल्वेंट गैस हो और सोल्यूट सॉलिड हो और सॉल्वेंट गैस हो, तो ये वो सिचुएशन है जहाँ पे सोल्यूट और सॉल्वेंट आपस में होमोजीनियसली मिक्स नहीं होते, ये 2 सॉल्यूशन को सॉल्यूशन एज पर द डेफिनेशन नहीं समझा जाता है। तो दिस 2 सॉल्यूशंस आर नॉट कंसिडर्ड एज अ सॉल्यूशन। फिर इनके एग्जाम्पल थे, देखो लिक्विड इन गैस के एग्जाम्पल थे ह्यूमिडिटी, फॉग, मिस्ट, क्लोरोफॉर्म वेपर मिक्स विद N2 गैस, और सॉलिड इन गैस के एग्जाम्पल थे सब्लिमेशन एंड स्मोक आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड इन गैस। तो ये थे बच्चों सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन। इसके बाद देयर आर 9 मेथड टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये 9 मेथड आपको ऑलरेडी पता है, मैं सिर्फ नाम बताना चाहता हूँ। परसेंटेज बाय वेट, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, पीपीएम सॉल्यूशन एंड पीपीबी सॉल्यूशन। अब परसेंटेज बाय वेट यानी वेट ऑफ, उसमें भी हम सोल्यूट का और सॉल्वेंट दोनों का परसेंटेज बाय वेट निकाल सकते, जिसको दूसरी भाषा में वेट फ्रैक्शन भी कहते हैं। सिंपल फार्मूले वो पता है आपको, मोल फ्रैक्शन ये अच्छे तरीके से पता है। मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी में हल्का सा रिवाइज करा देता हूँ। मोलैरिटी मीन्स नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डीएम क्यूब। मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, और है नॉर्मेलिटी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डीएम क्यूब। अब जो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी देखें, यहाँ पर एक और पॉइंट जनरेट होगा। जैसे देखो मैंने बताया कि मोलैरिटी, ये देखो मोलैरिटी मीन्स नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डीएम क्यूब। अगर यहाँ पर मैं नंबर ऑफ मोल का फार्मूला बोलना चाहूँ तो वो रहेगा मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डीएम क्यूब। या अगर हमको नंबर ऑफ मिली मोल निकालना हो, नंबर ऑफ मिली मोल, तो वॉल्यूम ml में चाहिए, तो मोलैरिटी का एक और फार्मूला बन जाएगा नंबर ऑफ मिली मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml। या मैं ऐसा कह सकता है नंबर ऑफ मिली मोल इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml। सेम थिंग जो है वो नॉर्मेलिटी के लिए थी। नॉर्मेलिटी मीन्स नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डीएम क्यूब। तो दिस इज द फार्मूला ऑफ नॉर्मेलिटी। अब अगर मैं ग्राम इक्विवेलेंट की जगह मैं यूज करता हूँ नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट, MEQ, ये मिली इक्विवेलेंट, तो वॉल्यूम को ml में लेना पड़ेगा। तो नॉर्मेलिटी के 2 फार्मूले बन जाएंगे, एक तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डीएम क्यूब मीन्स लीटर, या फिर नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml, ये भी एक फार्मूला बन जाएगा नॉर्मेलिटी का। तो नंबर ऑफ MEQ आप निकाल सकते हैं। एसिड बेस के न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में स्पेशली थर्मोडायनामिक्स के अंदर नंबर ऑफ MEQ का काम पड़ता है, और नंबर ऑफ MEQ का फार्मूला रहेगा नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml। एट दैट टाइम द वॉल्यूम रिक्वायर्ड इन द यूनिट ऑफ ml। तो ये मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी इट इज नथिंग बट द मोलैरिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। अगर सोल्यूट नेचर में आयनिक कंपाउंड हो तो उसी को हम क्या कहते हैं, फॉर्मेलिटी। उस ऐसे सोल्यूट की मोलैरिटी को ही क्या कहा जाता है, फॉर्मेलिटी। तो दिस इज अबाउट फॉर्मेलिटी। देन पीपीएम और पीपीबी के फार्मूले में डायरेक्टली बता देता हूँ। वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट भी ले सकते हैं यहाँ पे, और वेट ऑफ सोल्यूशन भी अपन डिनोमिनेटर के तौर पे ले सकते हैं। वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन इंटू 10⁻⁶, और वो पावर पॉजिटिव रहती है, ppm, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन। Those are very very dilute solution. The concentration of such solution is determined in terms of ppm. Then ppb यानी कि parts per billion. तो weight of solute upon weight of solution into 10⁻⁹.
तो ये पीपीएम और पीपीबी का लोचा निपट गया। अब ये जो मेथड थे, इन मेथड्स के अंदर मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी और परसेंटेज बाय वॉल्यूम, ये चार ऐसे फीचर्स है, ये चार ऐसी प्रॉपर्टीज है जिनमें वॉल्यूम ये प्रॉपर्टी आती है। जो वॉल्यूम जहाँ पर आता हो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो बच्चों टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन कौन है? मोलैरिटी है, नॉर्मेलिटी है, फॉर्मेलिटी है और परसेंटेज बाय वॉल्यूम। molarity, normality, formality and percentage volume, these four property are temperature dependent because इन चारों प्रॉपर्टी में वॉल्यूम आता है, और जहाँ पे वॉल्यूम आता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, जहाँ वॉल्यूम नहीं आता है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। फिर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन है? परसेंटेज बाय वेट, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, देन मोलैलिटी, देन पीपीएम। मोलैलिटी के बारे में तो बहुत फेमस है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। मोलैलिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। उसके बाद ये हो गया हमारा पॉइंट, ठीक है। अब इसके अंदर मैं आपको एक और एक्स्ट्रा पॉइंट बताना चाहूँगा कि पीपीएम और पीपीबी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो दीज आर द 9 प्रॉपर्टी। अब बच्चों इसमें मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी, ये जो फार्मूला मैंने आपके लिए बताया ना मोलैरिटी, इसके अलावा एक और फार्मूला आपको पता है, वो तब यूज किया जाता है जब सोल्यूट का परसेंटेज बाय वेट दिया हो, ठीक है, और सॉल्यूशन की डेंसिटी। तो एक बहुत ही फेमस फार्मूला मैं वो भी ऑलरेडी बता दूंगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू 10 इंटू परसेंटेज बाय वेट ऑफ सोल्यूट इंटू डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। ये मोलैरिटी का फार्मूला है। रिपीट वंस अगेन, वहाँ पे परसेंटेज बाय वेट ऑफ सोल्यूट दिया रहता, मैं क्वेश्चन में था, क्वेश्चन लूंगा इसके ऊपर, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन जिसको हम स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं वो भी दी रहेंगी, और जो सोल्यूट रहता वो नॉन रहता, जैसे H2SO4 है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट 98 है, तो 10 इंटू परसेंटेज बाय वेट ऑफ सोल्यूट इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी, दिस इज शॉर्टकट फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी। और अगर हम बात करते हैं मोलैलिटी नॉर्मेलिटी की, ये नॉर्मेलिटी एक ये फार्मूला है। नॉर्मेलिटी का एक और फार्मूला था दैट n इंटू मोलैरिटी, और नॉर्मेलिटी का एक और बेसिक फार्मूला है दैट 10 इंटू परसेंटेज बाय वेट ऑफ सोल्यूट इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट। तो ये सारे जो चिल्लर फार्मूले आपके हो चुके। अब मैं आता हूँ मोस्ट कन्फ्यूजन से भरा हुआ फार्मूला, जो ये है कि सोल्यूट में और सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन में और मोलैलिटी में क्या रिलेशन है। इस फार्मूले पर क्वेश्चन नहीं भी आया तो चलेगा, फार्मूला भी नीट में पूछा जा सकता है। ये वो फार्मूला जो नीट के अंदर आ सकता है डायरेक्टली, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मोलैलिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1 प्लस, यही चीज़ों को नीचे लो। तब मैं आपको इस पर ध्यान में रखने टेक्निक बताता हूँ। ये फार्मूला क्या था? इट इज अ रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एंड मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पहले लो, ऊपर ले लो मोलैलिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1 प्लस, वही नीचे लेना है। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, जब आपको रिलेशन बेस्ड फार्मूला ध्यान में रखना है किसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एंड मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो एक बात ध्यान में रखना, लेफ्ट हैंड साइड विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, द राइट हैंड साइड विल बी मोलैलिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1 प्लस मोलैलिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। यही चीज एज इट इज नीचे लेना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मोलैलिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1 प्लस मोलैलिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो आपको ध्यान में रखना है मोलैलिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, मोलैलिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, और वैसे भी मोलैलिटी के साथ ही हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट का रिलेशन जोड़ना था। तो लेफ्ट हैंड साइड विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एंड द राइट हैंड साइड विल बी मोलैलिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1 प्लस मोलैलिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये बन गया बच्चों फार्मूला। इसके बाद अगला जो रिलेशन है, मोलैलिटी और मोलैरिटी से कहते हैं स्मॉल m और मोलैरिटी को कहते हैं कैपिटल M। ये बहुत ही ट्रिमेंडस फार्मूला है। इस पर भी वैसे नीट में भी क्वेश्चन आ सकता है, न्यूमेरिकल आया तो इस फार्मूले से ही सॉल्व करना पड़ेगा, और अगर न्यूमेरिकल नहीं आता तो फार्मूला भी नीट के अंदर पूछा जा सकता है। तो बच्चों फार्मूला जो आपके सामने आने जा रहा है, मोलैलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी अपॉन डेंसिटी माइनस मोलैरिटी
इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। चेक कर लो फार्मूला अगेन, मोलैलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी अपॉन डेंसिटी माइनस फिर मोलैरिटी नीचे लो इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट, मॉलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट इन केजी। चेक कर लो फार्मूला, तो दिस इज द फार्मूला। चेक कर लो एक बार फिर से कि मोलैलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी अपॉन डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इनटू मॉलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट इन केजी। अब इसी फार्मूले में एक और चेंज होने जा रहा है, वो चेंज ये है कि अगर मॉलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट जो केजी में, अगर केजी में ना लेके हम इसको ग्राम में लें तो फिर यहाँ पर आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 इंटू डेंसिटी, तो इसकी जगह पे ये लेना पड़ेगा और ओवरऑल मल्टीप्लीकेशन में भी 1000 आ जाएगा। तो देखो बच्चों आपके सामने वही फार्मूला एक और तरीके से आप लिख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग फार्मूला, ये पेपर में आने जैसा फार्मूला भी है। दैट मोलैलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी अपॉन डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट इन केजी। अब मैंने जानबूझ के जो रेड पेन से चेंजेस करके दिखाया हूँ, रेड कलर से, तो अगर हम इसी फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं कि मोलैलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी, यहाँ पे डेंसिटी रहेंगी ग्राम पर एमएल में, ठीक है, 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम एंड होल मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो 1000 वाला फार्मूला काफ़ी बल्कि हो जाता है, बच्चे याद नहीं कर पाते, इसके लिए आप क्या करो, जो पहला फार्मूला था जो व्हाइट कलर में दिख रहा है उसी को ध्यान में रखो, मोलैलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी अपॉन, इसे कहते हैं रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। ये मोलैलिटी और मोलैरिटी के बीच रिलेशन पर आधारित बना हुआ फार्मूला है। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी अपॉन डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इन मॉलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट इन केजी। अब मैं आता हूँ हमारे मेन पॉइंट्स के ऊपर, दैट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में चलने से पहले एक और हम चीज इंपॉर्टेंट देखेंगे, सोलुबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ये जो पॉइंट है, अगर हम किसी गैस को लिक्विड में डालते हैं जिस पर हेनरी लॉ आधारित है, आपको पता है दैट एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी और एस इज इक्वल टू के पी, इसके लिए डेल्टा जी, डेल्टा एस और डेल्टा एच, ये तीनों भी चीज़ें निगेटिव है। इस पॉइंट को आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है कि ये एक ऐसा मैकेनिज्म है कि जहाँ पे डेल्टा जी, डेल्टा एच और डेल्टा एस ये तीनों चीज़ें निगेटिव रहेंगी। जब हम किसी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो ये पॉइंट बहुत बुक में पूछा जाता है, डेल्टा जी, डेल्टा एस और डेल्टा एच, ये सब निगेटिव है। ऑल दिस टर्म्स आर निगेटिव। तो एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि व्हेन द सोलुबिलिटी ऑफ, इन केस ऑफ सोलुबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, फिर उसमें ये सब नेगेटिव, ये सब पॉजिटिव, दूसरा ऑप्शन, या कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव, फिर उसमें आपका मन चाहे वैसा बना लो, इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो ये एक बात ध्यान में रखना, ये सब नेगेटिव है। इसके बाद जो हेनरी लॉ कांस्टेंट है दैट इज के एच का रिलेशन टेम्परेचर और सोलुबिलिटी से किस तरीके से निकाला जाता है। अगर आपको 4 डिफरेंट टेम्परेचर दिए गए, ये पूछा जाए कि यहाँ पर कौन से टेम्परेचर पर हेनरी लॉ कांस्टेंट ज़्यादा रहेगा, तो ध्यान में रखना हेनरी लॉ कांस्टेंट ज़्यादा तब रहता है जब टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। मोर द टेम्परेचर मोर विल बी द वैल्यू ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट, और जब टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो अल्टीमेटली सोलुबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या होंगी, कम होंगी। तो अगर आपको ऐसा दिया जाएगा तो इसमें क्वेश्चन कितने सारे बनते हैं, ध्यान से देखो। सपोज 1 2 3 4 गैस दिए हुए हैं, ठीक है, और इन चारों की हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है ब्रैकेट में। सपोज 1 2 3 4, इतनी सिंपल वैल्यू ले रहा मैं समझाने के लिए, 1 2 3 4, ये 4 वैल्यूज है 4 गैसेस के रिस्पेक्टिवली, और ये पूछा जाए कि इसमें से कौन सा गैस
ज़्यादा सोल्यूबल रहेगा। तो सोल्यूबिलिटी ज़्यादा तब रहेंगी जब हेनरी लॉ कांस्टेंट कम रहेगा। चेक कर लो, सोल्यूबिलिटी कम ज़्यादा तब रहेंगी, सोल्यूबिलिटी और हेनरी लॉ कांस्टेंट में इनवर्स रिलेशन है। हेनरी लॉ कांस्टेंट ज़्यादा रहा तो सोल्यूबिलिटी कम रहेगी, और हेनरी लॉ कांस्टेंट कम रहता है तो सोल्यूबिलिटी ज़्यादा रहेगी। ये बहुत ही एक कन्फ्यूजन से भरा पॉइंट था, इस पर भी नीट के अंदर क्वेश्चन बनते थे। क्लियर कर लो, दोनों तीनों चीज़ें बहुत काम की मैंने बता दिया आपको, चेक कर लो। इसके बाद जब हम किसी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, जब सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो वो जो सॉलिड है क्या उस लिक्विड में सोल्यूबल रहेगा या नहीं रहेगा, इसका फैसला होता है कि हाइड्रेशन एनर्जी ये लैटिस एंथैल्पी से ज़्यादा चाहिए तो वो सॉलिड लिक्विड में सोल्यूबल रहेगा। Any solid is soluble in liquid if its hydration energy is greater than lattice enthalpy। ये चीज़ को ध्यान में रखने के लिए मैंने बहुत सिंपल एक पॉइंट बताया था। आप अगर अल्फाबेटिकली देखते हैं ABCDEFGHIJKL तो H पहले आता है, L बाद में आता है। तो आपको एक काम करना है, अल्फाबेटिकली H जो पहले आता है, L बाद में आता है, उसी सीक्वेंस में लिखना है। इफ हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लैटिस एंथैल्पी देन द सॉलिड इज सोल्यूबल इन दैट लिक्विड। ये सोल्यूबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन थर्मोडायनामिक्स के अंदर भी बनता है, सेम क्वेश्चन थर्मो के अंदर बनता है। तो क्या कोई सॉलिड लिक्विड में सोल्यूबल रहेगा या नहीं रहेगा, इस बात का फैसला होता है उनकी हाइड्रेशन एनर्जी का कंपैरिजन करना पड़ेगा आपको लैटिस एंथैल्पी के साथ। तो आई होप सो कि ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। और टेम्परेचर दिया हो तो हेनरी लॉ कांस्टेंट आप कंपेयर कर सकते हैं, हेनरी लॉ कांस्टेंट दिया हो तो सोल्यूबिलिटी को आप कंपेयर कर सकते हैं। टेम्परेचर और सोल्यूबिलिटी, ये गैस इन लिक्विड के लिए बता रहा हूँ, ये रिलेशन उल्टा रहता है। इसके बाद जब किसी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व किया जाता है तो वहाँ पे डेल्टा जी, चेंज इन गिव्स एनर्जी, दैट चेंज इन एंट्रोपी एंड चेंज इन एंथैल्पी, ये तीनों चीज़ें निगेटिव पाई जाती है। इसके बाद मैं अगले पॉइंट पर आता हूँ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में ऐसा है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वैसे तो 4 है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। इन चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक ही पर्पस होता है, दैट टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट के मॉलिक्यूलर वेट को डिटरमाइन करने के लिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज की जाती है। हर एक प्रॉपर्टीज के अंदर एक एक मेथड है जो स्पेसिफिकली उस मेथड जो है उस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ असाइन की गई। जैसे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के साथ हम मेथड का नाम लेंगे ओस्टॉल्ड वॉल्कर मेथड, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के साथ लेंगे लैंड्सबर्गर वॉल्कर मेथड, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के साथ लेंगे बेकमैन मेथड, और ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ हम लेंगे दैट इज बर्कले एंड हार्टले मेथड। तो ये चारों मेथड आपको ध्यान में रखना है रिलेटेड टू दैट प्रॉपर्टी। सिंपल पॉइंट है, थ्योरी का है, आपको ऑलरेडी पता है। अब मैं बात करता हूँ पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का, दैट इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सबसे पहले ये क्लियर कर लो कि जो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट में सोल्यूट नहीं रहता, और सॉल्वेंट जो है वो नेचर में वोलाटाइल है ना, इसके लिए इसका वेपर प्रेशर जो है वो सोल्यूशन से ज़्यादा रहेगा। एक ही चीज़ अगर आप समझ लेते हैं कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा है, दिस इज दी सॉल्वेंट, और जब हम किसी सॉल्वेंट में सोल्यूट डालते हैं तो सोल्यूट जो रहता है वो ये ऐसा अपर सरफेस ब्लॉक कर देंगे, जिसके वजह से जो सोल्यूशन रहेगा उसका वेपर प्रेशर कम रहेगा, लाइक दिस। चेक कर लो बच्चों, वेपर प्रेशर कम होगा कि नहीं। बस ये चीज़ पर ही पूरा खेल डिपेंड है। मैं शॉर्ट में इन चीज़ों को कंप्लीट करूँगा। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा रहता, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम रहता, ये चीज़ क्लियर कर लो। ये सॉल्वेंट है और ये सोल्यूशन है, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हम P से डिनोट करेंगे, तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर PS से डिनोट किया जाता है। कभी कभी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P0 से डिनोट किया जाता है, तो एट दैट टाइम सोल्यूशन का वेपर प्रेशर PS से डिनोट किया जाता है। या जब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P0 से डिनोट करेंगे तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर सिंपली P से डिनोट किया जाता है। जैसे मैं यहाँ P लिख दूंगा तो कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। फिर P का मतलब हम क्या लेंगे, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर लेंगे या सोल्यूशन का वेपर प्रेशर, तो डिपेंड ये करता है कि हमने लिखे क्या। इस सिचुएशन में हम लिखेंगे, देखो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P है और सोल्यूशन का वेपर प्रेशर PS है, तो P माइनस PS, इसे कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट।
सपोज इसका वेपर प्रेशर 0.8 एटमॉस्फेयर है, और जैसे हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इसमें डालेंगे तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ने अपर सरफेस ब्लॉक किया, बिकॉज ऑफ दिस वेपर प्रेशर कम होकर 0.6 एटमॉस्फेयर हुआ, तो वेपर प्रेशर कम हो गया। वेपर प्रेशर कम होने की वजह, कितने से कम वेपर प्रेशर हुआ, तो 0.2 से हुआ। तो 0.2 आया कैसे, क्या, तो 0.8 माइनस 0.6 दैट इज इक्वल 0.2। तो वो जो आता है दैट इज सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर माइनस करेंगे तो P माइनस पी एस, इसको P0 माइनस पी एस भी कह सकते। और अगर ऐसा लिखा हुआ है कि P0 माइनस पी, तो ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, सॉल्वेंट के लिए जनरली जीरो ये यूज किया था। जीरो मीन्स इनिशियल कंडीशन, और किसी भी सॉल्यूशन की इनिशियल कंडीशन क्या होती है बच्चों, सॉल्वेंट। तो अदर वो यूज P माइनस पी एस, वो यूज P0 माइनस पी एस, और हम इसको P0 माइनस पी से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें क्लियर कर लो। तो मैं फटाफट फार्मूले पर आता हूँ कि P है सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, PS है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, P माइनस PS है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। और मैं ये पेयर लेके मैं आगे चलता हूँ। तो एक है P, एक है PS, एक है P माइनस PS, एक है P माइनस PS अपॉन P, और एक है PS अपॉन P। तो वन इज P दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, इसको P भी ले सकते हैं, P0 भी ले सकते हैं। अदर इज PS वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, देन अदर इज P माइनस PS लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। और हमने P माइनस PS को P से डिवाइड करें तो इसे कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज कॉल्ड RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। देन PS अपॉन P इसे कहते हैं रिलेटिव वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, RVP। तो देखो बच्चों, एक है P माइनस PS अपॉन P, उसको शॉर्टकट में कहते हैं RLVP। RLVP का लॉन्ग फॉर्म है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। इसे ही हम FLVP भी कह सकते हैं, फ्रैक्शनल लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, एंड इट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। और ये जो मैंने लिखा अल्टीमेटली इसे ही रोल्स लॉ कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रोल्स लॉ। तो व्हाट इज रोल्स लॉ, दैट P माइनस PS अपॉन P इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। सादे भाषा में कहेंगे दैट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। देन PS अपॉन P, अगर मैं सिर्फ PS अपॉन P लिखता हूँ दैट इज, यहाँ से लोअरिंग ये वर्ड हट जाएगा। अब देखो व्हाट इज PS, इट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, व्हाट इज P, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो PS अपॉन P को कहते हैं द रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूशन, PS को कहते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूशन। PS इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन एंड P इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। फिर से एक बार, तो दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, और PS अपॉन P को कहते हैं द रेशियो ऑफ vapor pressure of solution to the vapor pressure of solvent. It is called relative vapor pressure of solvent and it is equal to mole fraction of solvent. तो एक बात समझ के चलो कि अगर आपको RLVP दिया हुआ है दैट इज 0.2, तो RLVP 0.2 को हम ले सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, और अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट 0.2 है तो अल्टीमेटली जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है वो 0.8 हो जाएगा। तो RLVP दिया रहा तो RVP निकाल सकते, RVP दिया रहा तो आप RLVP निकाल सकते। वैसे रोल्स लॉ की एक मजबूरी है और वो लिमिटेशन ये है कि इट इज़ अप्लीकेबल ओनली फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, और डाइल्यूट सॉल्यूशन को जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो यही फार्मूला चेंज होके फाइनली बन जाएगा P माइनस PS अपॉन P। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट में वैल्यूज पुटअप करके डाइल्यूट सॉल्यूशन कंडीशन अप्लाई करके मैं फाइनल फार्मूला लिख रहा हूँ स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल M अपॉन कैपिटल W। इसको कहते हैं फाइनल मैथमेटिकल फार्मूला ऑफ रोल्स लॉ। अब यहाँ पे जो स्मॉल अल्फ़ाबेट यूज़ किए गए, बुक बाय बुक नोटेशन चेंज होते हैं। किसी बुक्स में सोल्यूट के लिए स्मॉल अल्फ़ाबेट, सॉल्वेंट के लिए कैपिटल अल्फ़ाबेट, तो कभी बुक्स में सोल्यूट के लिए 1, सॉल्वेंट के लिए 2, तो किसी बुक्स में सोल्यूट के लिए 2, सॉल्वेंट के लिए 1, तो कभी बुक में सोल्यूट के लिए A और सॉल्वेंट के लिए B। तो इट डजंट मैटर अब A, B, 1, 2 स्मॉल कैपिटल ले रहे, फार्मूला इस तरीके से ध्यान में रखो।
P minus PS upon P is equal to small w upon small m into capital M upon capital W. So this is the formula of Rolle's law. अब आपको इसमें से कोई भी एक चीज छोड़ के बाकी सारी चीजें दी भी रहेंगी. जनरली हमें क्वेश्चन जो पूछा जाता है बच्चों, वो ये m को डिटरमाइन करने के लिए पूछा जाता है. व्हाट इज m? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट. सॉल्वेंट ज्यादातर नोन रहता है, जैसे वाटर ले लो. अगर वाटर सॉल्वेंट रहता है तो कैपिटल M कितना रहेगा? 18. तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे. तो आई होप सो कि इस टॉपिक को आप समझ गए हो. चेक कर लो एक बार, फार्मूला चेक कर लो. तो ये था हमारा, दैट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बेस. पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, जिसको डिटरमाइन करने के लिए ओस्टर्ड वॉल्कर मेथड का यूज किया जाता है, उसमें यही एक फार्मूला P माइनस पी एस अपॉन पी इज इक्वल टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल M अपॉन कैपिटल W. अब बच्चों मैं आता हूँ इमीडिएटली सेकंड प्रॉपर्टी पर. सेकंड प्रॉपर्टी पे आने से पहले एक बात क्लियर कर लो, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन यानी कि परिभाषा क्या है. जनरली बॉइलिंग पॉइंट हम 9-10 में पढ़ते तो वो ऐसा होता है कि ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे लिक्विड इवेपोरेट होकर गैस बन जाए. जैसे पानी का इवेपोरेशन 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है, इसलिए पानी के बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू होती है 100. बट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन है क्या आप लिक्विड को इतना हीट करो कि उसका वेपर प्रेशर जो भी है वो बढ़कर एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि 1 एटमॉस्फेयर हो जाए. अब अगर हम इस डेफिनेशन के मद्देनजर ध्यान दें तो जिसका वेपर प्रेशर कम है, इसका मीन्स ये है कि उसको हीटिंग ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि हमको 0.6 एटमॉस्फेयर को 1 एटमॉस्फेयर तक ले जाना है. बट जिसका वेपर प्रेशर ऑलरेडी ज़्यादा हो तो उसको हीटिंग हमको कम करना पड़ेगी, बिकॉज 0.8 को 1 तक के पहुँचाने के लिए हीटिंग कम करना पड़ेगा, 0.2 से बढ़ाना पड़ेगा. बट 0.6 एटमॉस्फेयर को बढ़ा के अगर 1 तक के ले जाना है तो हीटिंग ज़्यादा करना पड़ेगा. तो इसका मोटा मोटा मतलब ये निकलता है कि अगर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमने TS लिए और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट T लिए, और फिर जो हाल वेपर प्रेशर में था वही हम यहाँ पे TS ले सकते, इसका T0 ले सकते, इसका सिंपली T भी ले सकते, तो फिर इसका T0. सॉल्वेंट के लिए 0 आपको मेंशन करना पड़ेगा. तो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो TS लिए, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट T लिए. चूँकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा. जिसका वेपर प्रेशर कम रहता उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहता. तो इस तरीके से जो TS माइनस T है, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एज डेल्टा TB. ये मैं सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पर आता हूँ, दैट इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एंड डेल्टा TB इज इक्वल टू TS माइनस T. इसे कहते हैं डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट. तो डेल्टा TB को कहते हैं, सादी भाषा में इसे कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. तो डेल्टा TB इज इक्वल टू TS माइनस T. दूसरा जो पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ, ये आपको पता होना चाहिए कि डेल्टा TB और मोलियलिटी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. ये रिलेशन बेस्ड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलियलिटी. इसको सॉल्व करें तो बन जाता है हमारा फार्मूला दैट डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू मोलियलिटी. इसको और अगर हम सॉल्व करते हैं, मोलियलिटी को पूरी तरीके से सॉल्व करके वैल्यूज पुटअप करते हैं, तो डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू 1000 अपॉन कैपिटल W इन ग्राम. अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट हमने kg में लिए तो ऊपर 1 लेना पड़ेगा, और वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में लिए तो ऊपर 1000 लेना पड़ेगा. दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं.
तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलिलिटी। के बी के आपको नाम पता है, मैं सिर्फ फार्मूले रिवाइज कर रहा हूँ, दिस इज द रिविजन बैच है ना, ये रिविजन बैच है करके मुझे चीज़ों को फास्ट बताना पड़ेगा। के बी का जो नाम है वो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, मोलार एलिवेशन कांस्टेंट, मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट और एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। के बी जो होता है एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। एक नीट में क्वेश्चन थ्योरेटिकल एक लाइन का आ सकता दैट एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलार एलिवेशन कांस्टेंट डिपेंड अपॉन, तो मोलार एलिवेशन कांस्टेंट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट बदलेगा तो के बी की वैल्यू बदलेंगे, ये पॉइंट क्लियर कर लो। वैसे इन दोनों फार्मूले के अंदर एक करेक्शन आती है, ये सब फार्मूले तब काम में आते हैं अगर सोल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। अगर सोल्यूट इलेक्ट्रोलाइट है तो आपको उसका वेंट ऑफ फैक्टर यानी कि आई लेना पड़ेगा, और वाई यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में आता है लाइक दिस, इनटू आई, इधर भी आ जाएगा इनटू आई। तो एक्चुअल फार्मूला क्या रहेगा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू मोलिलिटी, और डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई इंटू के बी। आई को मर्ज करना पड़ेगा और आई को कहते हैं वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ आयंस ये निकालते आना चाहिए, नंबर ऑफ आयंस पर से वेंट ऑफ फैक्टर निकलता है। जैसे ये NaCl है तो NaCl के अंदर एक Na पॉजिटिव आयन एक Cl नेगेटिव आयन है, तो नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए, 2। ये इसे कहते हैं नंबर ऑफ आयंस। जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि Ca3PO4/2, तो कैल्शियम के 3 आयन है, ठीक है, और फॉस्फेट के 2 आयन है, तो नंबर ऑफ आयन कितने हो गए, 3 + 2 = 5। नंबर ऑफ आयन और वो जो सोल्यूट है वो कितने % डिसोसिएट होता है, इस पर से वेंट ऑफ फैक्टर निकाला जाता है। और वेंट ऑफ फैक्टर का फार्मूला है I = 1 + n-1 इंटू अल्फा। ये पॉइंट अब अच्छे से क्लियर कर लो। तो जैसे I = 1 + n-1 इंटू अल्फा। नंबर ऑफ आयन तो आपको सोल्यूट पर से पहचानना है, अल्फा की वैल्यू दी हुई रहती है। अगर अल्फा 100% दिया हुआ रहा तो जो n है वही आया रहेगा। इफ अल्फा इज 100%, सपोज ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दैट सोल्यूट इज 100% डिसोसिएट और 100% आयोनाइजेस, तो जो आया रहेगा वो n के बराबर हो जाएगा। बट अगर ऐसा दिया है कि अल्फा की वैल्यू 100% से कम है, तो जो आई की वैल्यू रहेंगी एट दैट टाइम वो n से कम रहेंगी। यहाँ पे i बराबर n हो जाएगा, और ये केस में i की वैल्यू n से कम रहेंगी। तो i जो रहता है वो एक तो n के इतना रह सकता है तो n से कम रह सकता है। इट डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एंड इट इज मेंशन इन द क्वेश्चन। आपको सिर्फ n पहचानना है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल ले लूँ, कभी ये जो अभी मैं Na2SO4 का एग्जांपल देता हूँ, इसको सोडियम सल्फेट कहते हैं। सोडियम के 2 आयन है, सल्फेट पूरा एक आयन है, तो इसके अंदर n बराबर 3 है। अब अगर मैं बोलूँ कि सोडियम सल्फेट 100% आयोनाइजेस, 100% आयोनाइजेस, तो अल्फा इज इक्वल टू 100, तो एट दैट टाइम वेंट ऑफ फैक्टर I = n एंड n = 3, तो यहाँ पे उसका वेंट ऑफ फैक्टर 3 आ जाएगा। बट अगर मैं बोलूँ कि सोडियम सल्फेट आयोनाइजेस 80%, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू रहेंगी 0.8। अगर अल्फा परसेंटेज में दिया हो तो उसका एक्चुअल वैल्यू लिया जाता है परसेंटेज को 100 से डिवाइड करके। तो अल्फा अगर 100% दिया हो तो उसको 0.8 लेंगे, यहाँ 0.8 लेके इसको आप आगे सॉल्व कर सकते हैं, n की वैल्यू 3 रहेंगी। इसी तरीके से जो सोडियम फॉस्फेट है, सोडियम फॉस्फेट है दैट इज Na3PO4, तो सोडियम के 3 आयन है, फॉस्फेट का 1 आयन है, तो इसके नंबर ऑफ आयन कितने हो गए, 4, लाइक दिस। तो अल्फा पर से हम इस सब चीज़ों को सॉल्व करेंगे। तो ये तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए था। इसी फार्मूले को आप ऐसा भी लिख सकते हैं दैट अल्फा इज इक्वल टू I-1 अपॉन n-1। ये तब काम में आता है, एक्चुअल में ये और ये फार्मूला सेम ही है, बट अगर हमको वेंट ऑफ फैक्टर दिया हुआ और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा जाए तब भी हमको n तो पहचानना ही पड़ेगा। n इस तरीके से मैंने निकालना सीखा है। जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होते हैं जैसे कि पोटेशियम फेरिसाइनाइड K3FeCN/6, तो बच्चों यहाँ पे जो डब्बा है पूरा, द बॉक्स इज होल इज टेकन एज 1, एंड पोटेशियम के 3 आयन है, तो इसका 3 + 1 दैट इज इक्वल टू 4 हो गया। तो नंबर ऑफ आयन कितने, 4 हो गए। अगर ये 3 के जगह, अगर ये 3 के जगह 4 रहता तो 4 रहा तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड। देखो K4FeCN/6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड, K3FeCN/6 पोटेशियम फेरिसाइनाइड। तो अगर
ऐसा रहता है तो एट दैट टाइम ये 4 और द होल बॉक्स इज 1 दैट इज इक्वल टू 5। तो ये इस तरीके से इस टाइप के कंपाउंड का हम ये जो निकालेंगे ये नंबर ऑफ आयन दैट इज n रहेगा। n निकालने के बाद अल्फा दिया तो i निकाल सकते हैं, i दिया तो अल्फा निकाल सकते हैं। दिस इज द केस ऑफ डिसोसिएशन। इन केस ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएशन वाली केस में आपको सिर्फ n का रेसिप्रोकल लेना होता है। ये केस था डिसोसिएशन का, बट अगर केस ऑफ एसोसिएशन हो तो अल्फा इज इक्वल टू i माइनस 1 अपॉन 1 बाय n माइनस 1। और यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना, एसोसिएशन का क्वेश्चन और आसान है बिकॉज वहाँ पे एक मॉलिक्यूल कितने मॉलिक्यूल मिलके बन रहा है ये दिया हुआ रहता है। जैसे मॉलिक्यूल टेट्रामराइजेस, तो टेट्रामराइजेस मीन्स मॉलिक्यूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम 4 मॉलिक्यूल, तो जो n की वैल्यू रहेंगी वो 4 रहेंगी। और मॉलिक्यूल ट्राइमराइजेस n बराबर 3, द मॉलिक्यूल डाइमराइजेस n बराबर 2, तो उस पर से n की वैल्यू लेके आप अल्फा से i से अल्फा इन केस ऑफ एसोसिएशन निकाल सकते। वैसे डिसोसिएशन और डिसोसिएशन में i की वैल्यू 1 से ज़्यादा रहती, एसोसिएशन में i की वैल्यू 1 से कम रहती है। ये वैसे भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और जब डिसोसिएशन और एसोसिएशन दोनों ना हो तो i इज इक्वल टू 1 रहता है। जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है, डिसोसिएशन में i इज ग्रेटर देन 1 और एसोसिएशन में i इज लेस देन 1। ये दोनों फार्मूले क्लियर कर लो। दिस इज ऑल अबाउट सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और ये जो सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है इसमें सिर्फ थर्ड प्रॉपर्टी की मैं बात करता हूँ, तो थर्ड प्रॉपर्टी में सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा रहता है। मैं वापस पहले प्रॉपर्टी पे आता हूँ। देखो ये बॉइलिंग पॉइंट में मैंने भी क्लियर करा कि वेपर प्रेशर कम रहा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा, बट फ्रीजिंग पॉइंट में ऐसा रहता है कि अगर वेपर प्रेशर ज्यादा हो तो उसको उतना कूल करना पड़ेगा। तो जितना वेपर प्रेशर ज्यादा उतना फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा। तो अगर मैं फ्रीजिंग पॉइंट की बात करूं तो T इज ग्रेटर देन TS। बॉइलिंग पॉइंट में क्या रहता है, इट इज इन केस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट TS इज ग्रेटर देन T इन केस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इन केस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा, तो T इज ग्रेटर देन TS। इस चीज को अगर हम ध्यान में रखते, ज्यादा में से कम माइनस करना है। बॉइलिंग पॉइंट में TS माइनस T है, फ्रीजिंग पॉइंट में T माइनस TS है। फिर जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है उसको डेल्टा B के जगह F लाना है, तो डेल्टा TB बराबर TS माइनस T है। तो डेल्टा TF जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट रहेगा दैट इज T माइनस TS, then it is equal to delta TF is also directly proportional to molality, then delta TF is equal to KF into molality for non-electrolyte. If the solid is electrolyte then delta TF is equal to KF into molality into I। और इसी तरीके से यहाँ पर भी डेल्टा TF is equal to KF into small w upon small m into 1000 upon capital W in ग्राम into I लगेगा, I अल्फा से निकाला जाता, अभी मैंने क्लियर कर लिया। और अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो जो KB है इसकी जगह पे KF आ जाता है बच्चों, और KF का नाम है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट, मॉलिक्यूलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। और जो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है इस धरती पे सबसे ज्यादा कैंफर का है। कैंफर जिसका फार्मूला आपको पता है C10H16O, ये कैंफर का फार्मूला है। और इसका क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट ऑलमोस्ट 40 है। KF रहो या KB रहो, इसका यूनिट होता है केल्विन kg पर मोल या केल्विन पर मोलाल। इसको गलती से किलोमीटर इनवर्स नहीं पढ़ना, इट इज केल्विन पर मोलाल या केल्विन kg पर मोल। तो ये था हमारा थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। मैंने सेकंड के अंदर ही थर्ड को इमीडिएटली समझा कि ऑलमोस्ट सिमिलर ही प्रॉपर्टी थे, ऑलरेडी आपको हो चुका है। अब मैं आता हूँ अगले पॉइंट्स पर। लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर विच इज डिनोटेड बाय लेटर पाई। बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर में फटाफट हम 3 चीजें देख लेंगे। ऑस्मोसिस तो आपको अच्छे से पता है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से सिर्फ सॉल्वेंट के ही पार्टिकल जा सकते फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इसको अपोज करने के लिए जो प्रेशर लगाया जाता है उसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो ऑस्मोसिस ये एक स्पॉन्टेनियस और यूनिडायरेक्शनल फ्लो है फ्रॉम द सॉल्वेंट इनटू सॉल्यूशन या फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन टू सॉल्यूशन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन। डेफिनेशन बायोलॉजी में सबको पता है। मैं मेन पॉइंट पर आता हूँ। अगर हमारे पास X और Y ऐसे 2 सॉल्यूशन है, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, तो इसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि ह्यूमन ब्लड जो है HB या RBC इज आइसोटोनिक विद नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन। ये पॉइंट पर क्वेश्चन बनता है, इट इज आइसोटोनिक विद नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन या इट इज आइसोटोनिक विद 0.16 मोलार NaCl सॉल्यूशन या इट इज आइसोटोनिक विद 0.91% weight per weight
NaCl सॉल्यूशन। तो अगर दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो तो उनको आइसोटोनिक कहते हैं, अगर किसी का कम हो तो उसको हाइपोटोनिक कहते हैं, जिसका ज़्यादा उसको हाइपोटोनिक कहते हैं, और अगर हाइपो और हाइपोटोनिक मिक्स हो तो ऑस्मोटिक प्रेशर जिधर कम है उधर से मोमेंट उधर होंगे जिधर प्रेशर ज़्यादा है, हाइपो से हाइपर में मूवमेंट होती है। ये एक कारण है कि अगर हमने एग जो विदाउट बॉइल्ड है उसको पानी में हम डालते हैं तो वाटर हाइपो होता है और एक फ्लूइड हाइपर होता है, वाटर एंटर इनसाइड द एग, इट इज कॉल्ड एंडोऑस्मोसिस एंड ड्यू टू द स्वेलिंग ऑफ एग टेक प्लेस। तो अगर हम एग को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो स्वेलिंग ऑफ एग होगा, दैट इज एंडोऑस्मोसिस। और अगर हमने एग को कॉन्सेंट्रेटेड NaCl सोल्यूशन में डिजोल्व करें, अगर मैं एग को कॉन्सेंट्रेटेड NaCl में डिजोल्व करूंगा तो एट दैट टाइम NaCl विल बी हाइपरटोनिक एंड इनसाइड एग विल बी हाइपोटोनिक। तो अगर वाटर एग इनसाइड हाइपोटोनिक है तो उसका फ्लूइड वहां से आउटवर्ड फ्लो करेगा यानी बाहर जाएगा, दैट इज कॉल्ड एक्सोऑस्मोसिस। तो एंडो और एक्सो आपको पता है, व्हेन एग डिसॉल्व इन वाटर एंडोऑस्मोसिस, स्वेलिंग ऑफ एग टेक प्लेस, व्हेन एग डिसॉल्व इन NaCl सॉल्यूशन सॉल्ट सॉल्यूशन दैट इज एक्सोऑस्मोसिस, श्रिंकिंग ऑफ एग विल टेक प्लेस। अब अगर आपको एग से एलर्जी और आप प्योर वेजिटेरियन हो तो आप मैंगो के एग्जांपल को भी लिख सकते हैं, मैंगो डिसॉल्व इन वाटर, स्वेलिंग ऑफ मैंगो टेक प्लेस, मैंगो डिसॉल्व इन NaCl सॉल्यूशन, श्रिंकिंग ऑफ मैंगो टेक प्लेस। तो ये तो हमारा रिलेटेड टू एंडो और एक्सोऑस्मोसिस। अब मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर समझा के दिया, ऑस्मोटिक प्रेशर का रिवर्स जो होता है वो रिवर्स ऑस्मोसिस होता है जो डीसैलिनेशन प्रोसेस में यूज किया जाता है। जो RO वाटर हम जिसको कहते हैं RO प्लांट, खारे पानी को मीठा पानी बनाने के लिए जो प्रोसेस हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड RO, एंड वो जो है वो डीसैलिनेशन प्रोसेस रिवर्स ऑस्मोसिस पर आधारित है। इसके बाद मैं आता हूं हमारे अगले पॉइंट पर, वेन टॉप बॉयल्स लॉ, VBL। तो बॉयल्स लॉ में मैं सिंपल वेन टॉप चार्ल्स लॉ में बहुत ही सिंपल टेक्निक से बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को समझा के देता हूँ। बच्चों आपको इसके लिए ध्यान में क्या रखना है कि इधर देख लो, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइदर T और C। इस चीज को हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब देखो बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता, तो टेम्परेचर पर हाथ रख देंगे तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। दिस इज वेन टॉप बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ BT कॉटन ध्यान में रखना है, BT कॉटन मीन्स बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट। तो अगर बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। और जो वेन टॉप चार्ल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ में आपको ध्यान में रखना है C यानी कि चार्ल्स लॉ में कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट। तो अगर C ध्यान में रखे तो ये पाई TC तो पहले क्लियर कर लो। बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट है इसलिए मैंने टेम्परेचर पर हाथ रखा तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। चार्ल्स लॉ में कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो पाई इज डायरेक्ट, इतना सिंपल है वेन टॉप बॉयल्स लॉ और वेन टॉप चार्ल्स लॉ। तो इस तरीके से आप आराम से बना सकते पॉइंट्स को, ठीक है। अब अगर पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C हो इसका मतलब पाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B रहता, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन और जो वॉल्यूम है डाइल्यूशन ये दोनों भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये दोनों मिला के हम कहते हैं वेन टॉप बॉयल्स लॉ और ये हो गया वेन टॉप चार्ल्स लॉ। इसको अगर सॉल्व करें तो ये आता है पाई 1 V1 इज इक्वल टू पाई 2 V2, ये एक फार्मूला बन जाएगा। इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें तो पाई 1 अपॉन C1 इज इक्वल टू पाई 2 अपॉन C2, ये दोनों वेन टॉप बॉयल्स लॉ के एक्सप्रेशन बन गए। और इसको सॉल्व करें तो पाई 1 अपॉन T1 इज इक्वल टू पाई 2 अपॉन T2, ये बन गए फार्मूले। अब ये फार्मूले बेस्ड फटाफट क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते, दो ऑस्मोटिक प्रेशर और दो वॉल्यूम, तो दो में से कोई एक दिया रहेगा, मीन्स दोनों वॉल्यूम दिए है, एक ऑस्मोटिक प्रेशर दिया, दूसरा ऑस्मोटिक प्रेशर पूछेंगे, सेम इज हियर एंड सेम इज हियर। बट अगर ऐसा मेंशन है कि दोनों सोल्यूशन आइसोटोनिक है तो इन दैट केस फॉर आइसोटोनिक सोल्यूशन है ना, तो पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2 ले सकते या उनके कॉन्सेंट्रेशन को सेम ले सकते। और कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। जनरली एक क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि एक ग्लूकोज ले लो और एक यूरिया ले लो या एक अननोन सोल्यूट ले लो और दोनों सोल्यूशन आइसोटोनिक है, दोनों का वॉल्यूम अगर सेम है तो ये कट जाएगा, फिर क्या बचा, दैट नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल। वॉल्यूम अगर सेम रहा तो हम डायरेक्ट कट कर सकते, और नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब आप एग्जैक्टली क्वेश्चन तक क्या आ गए,
एक सोल्यूट नोन है तो मॉलिक्यूलर वेट पता है, दूसरा अननोन है तो आपको उसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। दोनों के गिवन वेट दिए रहेंगे, अगर गिवन वेट दिए हुए एक का मॉलिक्यूलर वेट पता है तो दूसरे का मॉलिक्यूलर वेट आप निकाल सकते हैं, बशर्ते वो दोनों सॉल्यूशन आइसोटोनिक होना चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट आइसोटोनिक। इसके बाद में मैं वेंट ऑफ इक्वेशन पर आता हूँ जो इन्हीं को मिला के बनती है, दैट पाई वी इज इक्वल टू एनआरटी। और बच्चों जहाँ जहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट आता है वहाँ पर हमको आई को इन्वॉल्व करना होता है वेंट ऑफ फैक्टर को। तो दिस इज दी वेंट ऑफ इक्वेशन। और वेंट ऑफ इक्वेशन में अगर आर की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल है तो वॉल्यूम यहाँ पर हमको मीटर क्यूब में लगेगा और ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो हमको पास्कल में लगेगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है। द यूनिट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर एंड वॉल्यूम डिपेंड अपॉन यूनिट ऑफ द वैल्यू ऑफ आर। अगर आर की ये वैल्यू है तो वॉल्यूम मीटर क्यूब में लगेगा और ऑस्मोटिक प्रेशर पास्कल में, और अगर ऐसा ना हो तो ऐसा कन्वर्ट करो। और अगर आर की वैल्यू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल हो तो वॉल्यूम जो है इसी में मेंशन है। अगर आर की ये वैल्यू रही ना तो इसी के अंदर मेंशन है कि वॉल्यूम शुड बी प्रेजेंट इन लीटर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर शुड बी प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। तो एक तो आप ये कॉम्बिनेशन ध्यान में रखो, या तो फिर आप ये कॉम्बिनेशन ध्यान में रखो लाइक दिस। ठीक है, तो इस तरह से वेंट ऑफ इक्वेशन पर के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते। वैसे इस इक्वेशन को आप अलग अलग तरीके से बना सकते। ये भी वेंट ऑफ इक्वेशन ही है, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। आए तो लागू है, आए तो लगेगा भैया। ये सी कहाँ से है तो ये क्लियर कर लो। अगर मैं वी को उधर भेज दूँ तो एन बाई वी हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम बराबर कॉन्सेंट्रेशन आर टी एज इट इज आई एज इट इज। या अगर मैं यहाँ पर ही नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला रखता हूँ गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और इसको रीअरेंज करता हूँ तो एक और फॉर्मूला बन जाएगा स्मॉल m इज इक्वल टू डब्ल्यू आर टी अपॉन पाई वी, और आए तो यहाँ पे रहेंगे लाइक दिस। तो ये सारे वेंट ऑफ इक्वेशन के ही फॉर्म्स हैं। इसके बाद में एक और पॉइंट बता देता हूँ कि डेल्टा टी बी अपॉन डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के बी अपॉन के एफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेल्टा टी बी का फार्मूला है टी एस माइनस टी और डेल्टा टी एफ का फार्मूला है टी माइनस टी एस। अगर सॉल्वेंट नेचर में वाटर हो तो के बी की वैल्यू फिक्स होती है 0.52 केल्विन पर मोलाल और के एफ की वैल्यू होती है 1.86 केल्विन पर मोलाल। ये दोनों वैल्यूज तब रहती है जब वाटर सॉल्वेंट बोल के प्रेजेंट हो। अब इस क्वेश्चन में कैसा पॉइंट पूछा जाता है, अगर सॉल्वेंट वाटर है तो के बी के एफ आपको पता है, ये फिक्स, बिकॉज के बी और के एफ बोथ डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट वाटर तो के बी के एफ आपको पता है। सॉल्वेंट वाटर है तो टी की वैल्यू यहाँ कितनी रहेंगी 100 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ टी की वैल्यू कितनी रहेंगी 0 डिग्री सेल्सियस। अब आप चाहो तो ये दोनों सेल्सियस में लो या दोनों केल्विन के अंदर लो। फिर सेल्सियस में लेना कि केल्विन में, तो डिपेंड ये करता है कि टीएस की वैल्यू अगर सेल्सियस में दी हुई रहे तो ये सेल्सियस में लो, अगर टीएस की वैल्यू केल्विन में दी हुई रहे तो ये केल्विन में लो। टीएस और टी के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि दोनों की यूनिट सेम होना चाहिए। आपको किसी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, मीन्स ये टीएस दिया हुआ है। सॉल्वेंट वाटर है तो आपको टी इधर का भी पता है, इधर का भी पता है। सॉल्वेंट वाटर है तो केबी और केएफ भी पता है। तो अगर आपको सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दिया गया तो टीएस दिया गया, आपको सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालते आता। ये वो फार्मूला है कि सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट से आप सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट पता कर सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट सॉल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कुछ और इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स जो बाकी है, बट बिकॉज ऑफ टाइम 1 घंटे में इतना ही हम कवर कर पाए। मैक्सिमम टॉपिक मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। कुछ और चीज़ें जो रहेंगी इन द टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस, सॉल्यूशन के और मोल कंसेप्ट के मैं कल क्वेश्चन लूँगा। थर्मोडायनामिक्स और केमिकल काइनेटिक्स ऑलरेडी सॉल्व किया था, तो मैं पर्टिकुलर मेरे साइड से आपके पास बताना चाहता हूँ। केमिस्ट्री में जो टॉपिक आपका टेस्ट का रहेगा, हर 3 दिन बाद चौथे दिन पेपर है, तो 3 दिन में मैं उन्हीं टॉपिक के जो टेस्ट के टॉपिक है उन्हीं की मैं प्रैक्टिस करूँगा। हो सकता है उसमें कि कोई क्वेश्चन कोई टॉपिक मैं पहले ले चुका हूँ, तो जो ले चुका उस पर क्वेश्चन कम लेंगे, जो बाकी रहेगा इस पर क्वेश्चन ज़्यादा लेंगे, पर फिर भी अपन कुछ ना कुछ क्वेश्चन लेंगे जिस बहाने से आपको चैप्टर रिवाइज हो। ये आज का लास्ट लेक्चर था कि मैंने पूरी थियरी लिया। थियरी के अंदर स्पीड से लो तो समझ में नहीं आता, स्लो लो तो हम उतने टाइम में रिवाइज नहीं कर पाते। तो
तो ज़्यादा बेटर वे रहेगा कि रिमेनिंग ऑल माई लेक्चर्स आई विल कंटिन्यू विद द क्वेश्चंस। तो ज़्यादातर मैं क्वेश्चन से आपके साथ डील करूँगा। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और पढ़े जम की जो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। बाय बाय।